हर शाम अंधेरा होने से पहले यह आदमी पूरे टाउन में घंटी बजाता है। आवाज सुनते ही सभी लोग तुरंत अपना काम छोड़कर घर लौट जाते हैं। सूरज ढलते ही दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती हैं और हर घर पर ताबीज वाला पत्थर टांग दिया जाता है, क्योंकि रात होते ही यह टाउन इंसानों का नहीं रह जाता। जंगल से अनगिनत राक्षस बाहर निकल आते हैं। वे मरे हुए इंसानों का रूप धरते हैं, लोगों को बहलाकर दरवाजे खुलवाते हैं और फिर उन्हें मारकर उनकी आंतड़ियां तक खा जाते हैं। सुबह होते ही वे वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए स्टीव हर शाम घंटी बजाकर चेतावनी देता है कि सूरज डूबने से पहले अपने घरों में छिप जाओ। 6 साल के बच्चे तक उसकी बात मानते हैं। लगातार 96 दिनों से इस टाउन में कोई भी उन राक्षसों का शिकार नहीं बना था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूटने वाला था, क्योंकि उसी रात टाउन का एक आदमी बार के अंदर बुरी तरह नशे में धुत पड़ा था। उस हालत में उसे घर भेजना नामुमकिन था, इसलिए बार मालिक ने मजबूरन सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और उसे वहीं सोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी और छोटी बेटी घर पर अकेली थी। काफी अंधेरा होने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं लौटा तो पत्नी ने दरवाजा कसकर बंद किया और बेटी को लेकर अंदर चली गई। जब रात और गहरी हो गई तब बच्ची अपने पापा के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी उसे खिड़की पर उसकी दादी की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत वहां जाकर पर्दा हटाया। ध्यान से देखा तो बाहर उसकी मरी हुई दादी खड़ी थी। उसने बच्ची से कहा कि बाहर बहुत ठंड है और बस थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहती है। मासूम बच्ची उसके झांसे में आ गई और खिड़की खोलने लगी, लेकिन जब तक उसकी माँ ऊपर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो शराबी घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पूरे टाउन के लोग जमा हैं। वह कुछ पूछता उससे पहले ही स्टीव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। स्टीव उसे कई बार समझा चुका था कि जिन घरों में बच्चे हों उन घरों की खिड़कियां हमेशा कीलों से बंद रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाउन में बच्चे सबसे जल्दी उन राक्षसों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन उसने हर बार इस बात को नजरअंदाज किया और उसी एक लापरवाही की वजह से पिछली रात उसकी पूरी फैमिली राक्षसों की भेंट चढ़ गई। जब उसने जमीन पर पड़े अपनी पत्नी और बेटी के चिथड़े देखे तो वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। स्टीव इस बात से और भड़का हुआ था कि उसने सिर्फ अपना परिवार नहीं मरवाया था, बल्कि पूरे टाउन को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि इस जगह एक खौफनाक नियम था। जब भी यहाँ कोई मरता था तो उसकी जगह कोई नया इंसान इस टाउन में आकर फंस जाता था। और सच में हुआ भी वही। जिस दिन उस औरत और बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था उसी दिन एक गाड़ी इस टाउन में आ पहुंची। नए लोग इतनी जल्दी आ गए, ये देखकर सभी हैरान रह गए। स्टीव ने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया और खुद उस परिवार से पूछताछ करने लगा। जब उसे पता चला कि वे रास्ता भटककर यहाँ पहुंचे हैं तो उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ ही देर में वो आदमी गाड़ी लेकर आगे निकल पड़ा। शुरुआत में उसे लगा कि अब वे जल्द ही इस जगह से निकल जाएंगे, मगर थोड़ी दूर जाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि घूमते घूमते वे फिर उसी टाउन में वापस पहुंच चुके थे। पहले उसे लगा शायद उसने गलत मोड़ ले लिया है, इसलिए इस बार वे दूसरी दिशा से निकलने लगे। लेकिन फिर भी वे दोबारा उसी टाउन में आ पहुंचे। फिर उसने तीसरा रास्ता लिया, मगर इस बार भी सड़क उसे घुमाकर वापस उसी जगह ले आई। अब साफ था कि वे जिधर से भी निकलने की कोशिश करते रास्ता घुमा फिराकर उन्हें फिर इसी टाउन में पहुंचा देता। उन्हें बार बार चक्कर लगाते देख स्टीव को जरा भी हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पहले से पता था कि यही होने वाला है। असल में उसने जानबूझकर सच नहीं बताया था, क्योंकि वह चाहता था कि वे खुद समझें कि इस रहस्यमयी टाउन से निकलना नामुमकिन है। जब उसे लगा कि अब सही वक्त आ गया है तब उसने गाड़ी रोकने के लिए रास्ते में कांटे बिछा दिए। लेकिन तभी अचानक उनके साथ एक हादसा हो गया और उनकी गाड़ी सीधे जंगल में पलट गई। चारों लोग उसी के अंदर बुरी तरह फंस गए। आदमी खुद ड्राइविंग सीट पर पेड़ की टहनियों के बीच फंसा हुआ था। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा भी है या नहीं। गनीमत सिर्फ इतनी थी कि बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसे होश तो था, मगर उसकी जांघ के आर पार पेड़ की एक मोटी टहनी घुस चुकी थी। उधर स्टीव उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक जब वो परिवार वापस नहीं लौटा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए वह तुरंत लोगों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उसने गाड़ी को जंगल में पलटा हुआ देखा तो वह बिना देर किए मदद में जुट गया। कुछ ही मिनटों में परिवार के 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन छोटा बेटा अब भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। उसके जख्म से लगातार खून बह रहा था, इसलिए उसे जबरदस्ती बाहर खींचना खतरनाक हो सकता था। अब उन्हें उसका इलाज गाड़ी के अंदर ही करना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि सूरज डूबने में सिर्फ 40 मिनट बाकी थे, जबकि लड़के के इलाज में कम से कम 1 घंटा लगता। कोई रास्ता ना देखकर स्टीव ने रात वहीं रुकने का फैसला किया और परिवार के 3 लोगों को जैसे तैसे अपने आदमियों के साथ भेज दिया। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। स्टीव ने अपने हाथ में पकड़े ताबीज वाले पत्थर को देखा, क्योंकि इस सुनसान जंगल में अब वही उसकी आखिरी उम्मीद था। फिर उसने वह पत्थर गाड़ी के अंदर टांग दिया। यह देखकर जिम पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक पत्थर आखिर उनकी जान कैसे बचाएगा। लेकिन स्टीव ने जवाब देने की बजाय पहले गाड़ी के सारे खुले हिस्से बंद किए। फिर उसने जिम को समझाना शुरू किया कि अंधेरा होते ही यहाँ क्या क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक लड़के का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल गाड़ी के बाहर से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। जब स्टीव ने खिड़की के बाहर झांका तो अंधेरे में वे राक्षस
राक्षस चुपचाप गाड़ी के चारों तरफ जमा होने लगे थे। देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़ती चली गई। यह नजारा देखकर स्टीव तक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राक्षसों का झुंड गाड़ी को हर तरफ से घेर चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वे लोग सुबह तक जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। स्टीव को अब भी उस ताबीज वाले पत्थर पर भरोसा था, क्योंकि फिलहाल वही एक चीज थी जो उन राक्षसों को गाड़ी के अंदर आने से रोक रही थी। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन स्टीव तुरंत समझ गया कि यह राक्षसों का नया जाल है। वे इंसानों को बहकाकर खुद ही दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। स्टीव तो उनकी चाल में नहीं आया, मगर जिम इस टाउन में नया था। उसे लगा कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ गई है। बस यही सोचकर वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन स्टीव ने फौरन उसे गले से पकड़कर रोक लिया। उसने जिम की आंखों में देखते हुए कहा कि बाहर खड़े लोग इंसान नहीं हैं, वे खूंखार राक्षस हैं जो इंसानों के शरीर को चीरकर उनके अंदरूनी अंग तक खा जाते हैं। और अगर जिम सच में अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे किसी भी हालत में सुबह होने तक गाड़ी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि सूरज निकलते ही वे सभी राक्षस खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यह सुनने के बाद जिम आखिरकार शांत हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के साथ लौट रही उसकी फैमिली भी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। दरअसल रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक पंचर हो गई और मजबूरी में सबको पैदल ही सेफ हाउस तक लौटना पड़ा। लेकिन अब रात हो चुकी थी और इस अंधेरे में बाहर हर तरफ वही खूंखार राक्षस घूम रहे थे। जैसे ही सेफ हाउस में मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर भटकते देखा, उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए अलार्म बजा दिया। एक ही पल में पूरा घर सतर्क हो गया। बाहर खड़े लोग चाहे जितना दरवाजा पीटते रहे, लेकिन अंदर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि रात में कौन इंसान है और कौन राक्षस ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली राक्षस तो चुपचाप सामने आ चुके थे। अचानक उनमें से एक राक्षस जूली से बात करने लगा। वह बार बार उसका नाम पुकार रहा था, मानो वह उसे पहले से जानता हो। ये देखकर जूली की आंखें तुरंत सुन्न पड़ गईं। इससे साफ था कि वह राक्षस की चाल में फंस चुकी है। गनीमत रही कि डिप्टी शेरिफ ने वक्त रहते लड़के पर गोली चला दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। जब सबकी जान पर बन आई, तभी लीडर ने गंजे आदमी को तुरंत दरवाजा खोलने को कहा और इस तरह उन सबकी जान बच गई। लेकिन अंदर घुसते ही जूली और उसकी माँ को बांध दिया गया, क्योंकि यहाँ हर नए आने वाले के साथ यही किया जाता था, ताकि कोई राक्षस उनका चेहरा धरकर अंदर घुस न पाए। कुछ ही देर में माँ और बेटी को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। तभी लीडर ने जूली की माँ को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद हर इंसान किसी न किसी हादसे की वजह से इस टाउन में फंसा है, और तुम लोग तो फिर भी खुशनसीब हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो आधी रात में इस टाउन में आ फंसे थे और कुछ समझने से पहले ही वे उन राक्षसों का खाना बन गए। लेकिन इस वक्त औरत को अपनी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे गाड़ी में फंसे उसके पति और बेटे की चिंता थी। उधर गाड़ी के बाहर अभी भी राक्षसों की चीख पुकारें रुक नहीं रही थी। कुछ तो धीरे धीरे गाड़ी की छत पर भी चढ़ चुके थे। ऐसे में स्टीव ने सबको शांत रहने को कहा। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक ताबीज वाला पत्थर अपनी जगह पर टंगा है, तब तक कोई भी राक्षस गाड़ी के अंदर कदम नहीं रख सकता। और सच में कुछ ही देर बाद बाहर का सारा शोर थम गया और चारों तरफ खामोशी फैल गई। ऐसा लगा मानो खतरा फिलहाल टल चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। अचानक आधी रात को जिम उठा और उसने अनजाने में ताबीज वाला पत्थर नीचे उतार लिया। डॉक्टर ने यह देखते ही उसे तुरंत रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक डॉक्टर की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। असल में वे लोग रात सही सलामत काट चुके थे। सुबह होते ही बाकी लोग भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। सबने उन्हें जिंदा देखकर राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि अब नए आए लोगों को एक मुश्किल फैसला लेना था। उन्हें चुनना था कि उन्हें टाउन में कहाँ रहना है। एक तरफ था सेफ हाउस, जहाँ सभी लोग साथ रहते थे लेकिन जगह कम थी, और दूसरी तरफ थे टाउन के अलग अलग घर, जहाँ जगह ज्यादा थी मगर खतरा भी उतना ही ज्यादा था। अगर लोग टाउन के घरों में रहने का फैसला करते तो उन्हें अंधेरा होने से पहले ताबीज वाले पत्थर चेक करने पड़ते थे, और अगर घर में बच्चे हों तो खिड़कियों को कीलों से बंद करना पड़ता था, क्योंकि रात में राक्षस अक्सर लोगों को बहकाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते थे और बच्चे उनकी बातों में जल्दी आ जाते थे। इसी वजह से टाउन में सख्त नियम भी बनाए गए थे। अगर किसी की लापरवाही से किसी दूसरे की जान चली जाती तो सजा के तौर पर उसे एक रात टिन वाले कमरे में बंद किया जाता था। वहाँ कोई ताबीज नहीं होता था, यानी अंदर जाने वाले की मौत लगभग तय थी। यह सुनकर टैबी ने पूछा कि यह सजा कितनी बार दी गई है। पादरी ने बताया कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज रात पहली बार ऐसा होने वाला था। सारे नियम समझाने के बाद अब जिम के परिवार को एक घर चुनना था। सबको यही लग रहा था कि चारों लोग टाउन के किसी घर में साथ रहेंगे, लेकिन तभी उनकी बेटी जूली ने कह दिया कि वह अकेले सेफ हाउस में रहेगी। उसे लगता था कि उसके मॉम डैड उसके छोटे भाई को उससे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो उनसे दूर रहना चाहती थी। जूली का फैसला सुनते ही जिम और टैबी घबरा गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। इसलिए दोनों उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने लगे। तभी स्टीव ने कहा कि अंधेरा होने वाला है और
और सबको जितनी जल्दी हो सके अपने अपने ठिकाने पर लौट जाना चाहिए। स्टीव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसका बेटा भी सेफ हाउस में रहता है, इसलिए जूली वहाँ अकेली नहीं होगी और वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। इसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए, क्योंकि आज रात सजा देने का वक्त आ चुका था। जिस आदमी की लापरवाही से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी, अब उसे उसी की सजा मिलने वाली थी। उसे पूरी रात बिना ताबीज के टिन वाले कमरे में बंद रहना था। यानी अगर राक्षस वहाँ तक पहुँच गए तो सुबह तक उसका जिंदा बचना असंभव था। स्टीव भी उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसने बस दरवाजे पर 2 और ताले लगा दिए और मन ही मन यही दुआ करने लगा कि वह आदमी किसी तरह सुबह तक जिंदा बच जाए। लेकिन रात होते ही वो इंसानी शक्ल वाले राक्षस जंगल से बाहर निकल आए। उधर वो आदमी कमरे के कोने में सहमा हुआ खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर देखी, वे सारे राक्षस उसके कमरे के बाहर जमा हो चुके थे। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई शिकार शिकारी के बीच घिर गया हो। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह हार मानकर जमीन पर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब स्टीव उस टिन वाले कमरे तक पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उन खूंखार राक्षसों ने उस आदमी के शरीर को बुरी तरह चीर फाड़ डाला था। लेकिन ये भयानक नजारा देखने के बाद भी स्टीव जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि वह ऐसे खौफनाक मंजर पहले भी देख चुका था। मगर इस घटना के बाद भी मौत का ये सिलसिला रुका नहीं। इस बार मामला सीधे रेस्टोरेंट तक जा पहुंचा। जिम का परिवार अभी अभी इस टाउन में आया था, इसलिए स्टीव उन्हें रात के नियम समझा ही रहा था कि तभी अचानक सारा की बांह अजीब तरह से फूलने लगी और अगले ही पल उसके हाथ पर डरावने अक्षरों में किल द बॉय उभर आया। साफ था कि इसका कनेक्शन किसी न किसी तरह जिम के बेटे से जुड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर तड़पने लगी। लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी वक्त सेफ हाउस की तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो इससे भी ज्यादा भयानक था। एक आदमी लगातार जमीन में गहरा गड्ढा खोद रहा था, मानो वह पहले से ही किसी की कब्र तैयार कर रहा हो। जब लीडर ने उससे पूछा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने जवाब दिया कि जल्द ही यहाँ और भी मौतें होने वाली हैं। विक्टर की यह बात सुनते ही लीडर के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद विक्टर सीधे ईथन के पास पहुंच गया। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी उनके बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, क्योंकि वे दोनों उस रहस्यमयी सफेद कपड़ों वाले लड़के को देख सकते थे जो बाकी किसी इंसान को दिखाई नहीं देता था। विक्टर को वह बचपन से दिखता आया था और कई बार उसकी जान भी बचा चुका था, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गया। अब वही लड़का ईथन को दिख रहा था और इसका मतलब साफ था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। यही सोचकर विक्टर ने तय किया कि उसे इस राज की तह तक जाना होगा, और जैसा उसने सोचा था, जंगल में पहुंचते ही उसे वह लड़का फिर से दिखाई दे गया। लेकिन अगले ही पल वो फिर गायब हो गया। विक्टर को लगा कि शायद वह पास के किसी पेड़ के खोखल में छिपा है, क्योंकि उस इलाके में ऐसे कई पेड़ थे और कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर का रास्ता कहाँ जाता है। तभी विक्टर ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उस पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और ईथन के सामने ही उसे उस पेड़ के खोखल में फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल न जाने कैसे वो पत्थर वापस उनके पास आ गिरा। ये देखकर विक्टर खुद भी चौंक गया। उसने बताया कि उसने पहले भी ऐसे कई पेड़ देखे थे, लेकिन ऐसा रहस्यमयी पेड़ उसे पहले कभी नहीं दिखा। इतना कहते ही उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और उसे अचानक किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया। उधर दूसरी तरफ जिम और उसकी पत्नी को पता चला कि उनका बेटा गायब है। दोनों घबराकर उसे ढूंढने जंगल की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें जंगली कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया। हमला बस होने ही वाला था कि तभी अचानक दरअसल वो गोली विक्टर ने चलाई थी ताकि सही समय पर उन दोनों की जान बचाई जा सके। तभी जिम और उसकी पत्नी की नजर ईथन पर पड़ी जो विक्टर के साथ था। उसे सही सलामत देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अभी आने वाली है। उधर सारा अब होश में आ चुकी थी, लेकिन डर के मारे उसने डॉक्टर को अपने शरीर पर उभरे उन अजीब निशानों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसी डर की वजह से राक्षसों ने एक बार फिर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। रात होते ही सारा चुपके से एक मरीज के पास पहुंची और बिना एक पल गवाए एक नुकीली चीज सीधे उसकी गर्दन में घोंप दी। इसके बाद वह अपने आप से बातें करने लगी, मानो किसी अदृश्य राक्षस से कोई सौदा कर रही हो। थोड़ी देर बाद जब नर्स वार्ड चेक करने आई तो मरीज की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन मुड़ते ही उसने देखा कि मेन डोर खुला हुआ था और वे खौफनाक राक्षस बड़े आराम से अंदर चले आ रहे थे। अगली सुबह जब डिप्टी शेरिफ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ताबीज वाला पत्थर जमीन पर गिरा पड़ा था। पूरा कमरा इंसानी लाशों से भरा हुआ था और वह नर्स भी उन राक्षसों का शिकार बन चुकी थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सारा ही थी। उधर दूसरी तरफ सारा चुपचाप ईथन के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। उसे यकीन था कि अगर वह ईथन को मार दे तो वह शैतान से किया अपना सौदा पूरा कर लेगी और बदले में उसे इस मनहूस जगह से आजादी मिल जाएगी। कुछ ही देर में वह सीधे ईथन के घर में घुस गई और बड़ी चालाकी से उसे बहला फुसलाकर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही पागलपन उसकी जिंदगी
जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जल्द ही वह ईथन को एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ ले आई, क्योंकि उसका प्लान था कि अगर वह ईथन को खुले मैदान में मारेगी तो पूरा इल्जाम रात में निकलने वाले राक्षसों पर डालना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वह लड़के पर वार करने वाली थी, उसी वक्त उसका भाई वहां पहुंच गया। सारा का ध्यान भटकते ही ईथन ने मौका देखकर तुरंत खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकला। उधर उसका भाई सारा को पकड़कर रोकने लगा ताकि वह कोई पागलपन न कर बैठे, लेकिन हाथापाई के दौरान सारा ने गलती से अपने ही भाई का गला काट दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसी पल पादरी ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसने सारा को रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा होकर उसे घूरता रहा। थोड़ी ही देर में पूरे फार्म पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर वहां न सारा थी और न ही पादरी। जमीन पर सिर्फ एक लाश पड़ी थी, जिसे देखकर पूरे टाउन में दहशत फैल गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि राक्षस दिन में हमला नहीं करते। तो फिर आखिर यह खून किया किसने? सबसे अजीब बात यह थी कि पादरी ने सारा को देखा था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर उसका नाम छिपा लिया। यानी इसका मतलब साफ था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। भीड़ को शांत करने के लिए उसने कहा कि उसने सारा को जंगल की तरफ भागते देखा था और मुमकिन है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ हो। यह सुनते ही स्टीव ने भरोसा दिलाया कि सारा जैसे ही वापस आएगी तो वो तुरंत उसे हिरासत में ले लेगा। स्टीव की बातें सुनकर लोग कुछ हद तक शांत हो गए और धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चर्च के नीचे बने तहखाने में वही भागी हुई सारा कैद थी। असल में टाउन के नियमों के मुताबिक सारा को भी टिन वाले कमरे में बंद करके सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन पादरी ने उसे वहां भेजने के बजाय चुपचाप किडनैप कर लिया, क्योंकि उसका मकसद सारा को बचाना नहीं बल्कि इस मनहूस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसे पता था कि सारा राक्षसों से बात कर सकती है और शायद वही उसे बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है। जब सारा को समझ आया कि पादरी बहुत कुछ जान चुका है, तो उसने एक बड़ा राज खोल दिया। उसके मुताबिक अगर वे राक्षसों की शर्त मान लें तो टाउन के लोग जिंदा बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर पादरी के होश उड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, अचानक सारा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसने घबराकर पादरी से कागज और पेन मांगा। कुछ ही पलों में उसने एक अजीब सी ड्राइंग बना डाली, मगर जब पादरी ने उस कागज पर बने निशान देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइंग को देखते ही उसे कुछ याद आया और वह बिना देर किए सीधे उस जगह पहुंचा जहां उसने सालों पहले एक थैला दफनाया था। मिट्टी खोदने पर उसे वो थैला सचमुच उसी जगह दबा हुआ मिला, जिसके अंदर एक खून से सना हुआ कपड़ा छिपा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सारा ने जो अजीब सा निशान बनाया था वह उसी स्नैक रैपर से मैच कर रहा था जो बैग में मिला था। अब बात धीरे धीरे साफ होने लगी थी। दरअसल इस टाउन में आने वाला हर इंसान अपने साथ कोई न कोई ऐसा राज लेकर आया था जो इस रहस्यमयी जगह से जुड़ा हुआ था। जब पादरी इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था, तभी इस खौफनाक टाउन में एक नया आदमी आ पहुंचा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी एंट्री के साथ ही पूरी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। असल में वो आदमी रास्ते में ही कार के अंदर सो गया था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि ड्राइवर गायब है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्टीव वहां आ पहुंचा और बिना एक शब्द बोले उसे गाड़ी से हथकड़ी लगाकर बांध दिया। बेचारे को अब तक अंदाजा भी नहीं था कि वह किस खौफनाक जगह आ फंसा है। कुछ ही देर बाद उसे सीधे सेफ हाउस ले जाया गया, लेकिन वहाँ के लोग भी कम अजीब नहीं थे। उन्होंने बिना देर किए उसे बांध दिया। दरअसल इस टाउन का एक बेहद सख्त नियम था, जो भी नया इंसान यहाँ पहुँचता था उसे पहली रात बाकी लोगों से अलग बंद करके रखा जाता था, क्योंकि इस जगह पर पहली रात को सबसे खतरनाक माना जाता था। सुबह होते ही लीडर ने उसे अपने पास बैठाया और इस टाउन के खौफनाक राज बताने शुरू कर दिए। उसने कहा कि जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल से खतरनाक राक्षस बाहर निकल आते हैं और फिर वे पूरी रात इंसानों का शिकार करते हैं जब तक कि अगली सुबह न हो जाए। सबको लगा था कि यह सुनकर वह आदमी बुरी तरह डर जाएगा, लेकिन उल्टा वह हंसने लगा। दरअसल वह आदमी, जिसका नाम जेड था, इसे उसकी ट्रैवल कंपनी का बनाया हुआ कोई सर्वाइवल गेम समझ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह यह गेम जीत गया तो उसे कोई बड़ा इनाम मिलेगा। इसी लालच में उसने उसी दिन सुराग तलाशने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद वह एक पुराने तहखाने तक पहुंच गया और उसे लगा कि शायद बाहर निकलने का रास्ता यहीं छिपा है, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसे दरवाजे के पीछे एक लाश पड़ी हुई दिखी। अचानक जेड घबराकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन जब उसने दोबारा उठकर देखा तो लाश गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक अजीब निशान बचा था। ये देखकर जेड तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस नजारे को सच मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि तहखाने में जो लाश दिखी थी वह शायद सिर्फ उसका वहम था। लेकिन डिप्टी शेरिफ जैसे ही उसे कब्रिस्तान ले गया, तब जेड की आंखों के सामने इस टाउन का खौफनाक सच खुल गया, क्योंकि वहां दफनाया गया आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर था जो उसे यहाँ छोड़कर गायब हो गया था। ये देखकर जेड पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी हालत बिगड़ती देख शेरिफ उसे तुरंत स्टेशन ले आया। वहां पहुंचकर उसने कहा कि इस टाउन का सबसे खतरनाक दुश्मन सिर्फ रात में घूमने वाले राक्षस नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर बैठा डर है, क्योंकि वही डर लोगों से ऐसी गलतियां करवा देता है जो उन्हें मौत के और करीब ले जाती हैं। इसलिए अगर सच में यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। इतना कहते ही रेडियो से अचानक आवाजें आने लगी। उसे सुनते ही जेड के दिमाग में एक नया आइडिया आया। क्योंकि जेड पेशे से एक इंजीनियर था, इसलिए वह तुरंत रेडियो उठाकर बाहर भागा। उसे लगा कि अगर वह इस रेडियो को ठीक कर दे तो
शायद बाहर की दुनिया से संपर्क किया न सकता है, लेकिन वह यह काम अकेले नहीं कर सकता था। इसीलिए वह तुरंत जिम के घर पहुंचा, क्योंकि इस तरह के सिस्टम्स की सबसे ज्यादा समझ उसी को थी। जैसे ही जेड ने उसे अपना प्लान बताया, तब जिम बिना हिचकिचाए उसका साथ देने को तैयार हो गया। दोनों ने रेडियो को किसी ऊंची जगह पर ले जाकर सिंगल टेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले जेड ने सोचा कि रेडियो की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए वह वापस उसी जगह गया जहां उसकी कार पहली बार मिली थी। वहां से उसने गाड़ी के अंदर के जितने काम के पार्ट्स थे सब निकाल लिए और उनसे एक टेम्परेरी एंटीना तैयार कर लिया। इसके बाद जेड और जिम टाउन की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे। एंटीना को टेस्ट करने के लिए जिम तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। जब लग रहा था कि सब कुछ तैयार है, तभी अचानक पेड़ से खून की एक धार बहने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, तभी उसके होश उड़ गए। पेड़ की डालियों पर कई लाशें लटक रही थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि वही रहस्यमयी निशान फिर उसके सामने आ चुका था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गोली उसके कान के पास से निकल गई। जेड तुरंत जान बचाकर भागा, लेकिन हमला करने वाला साया उसके पीछे ही पड़ा रहा। कुछ ही दूर जाकर जेड जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल वह साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला था, तभी अचानक उसके आसपास का पूरा माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। उसके शरीर पर लगा खून भी अचानक गायब हो गया। ये देखकर साफ लग रहा था कि जेड को एक बार फिर कोई भयानक वहम हुआ था, लेकिन इस बार वह इतना बुरी तरह घबरा चुका था कि टेस्ट पूरा होने से पहले ही वहां से भाग निकला। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही रेडियो ने आखिरकार सिग्नल पकड़ लिया। हालांकि सिग्नल बहुत कमजोर था, लेकिन इतना साबित करने के लिए काफी था कि उसका प्लान सच में काम कर रहा था। कुछ ही देर बाद पूरे टाउन में अंधेरा छा गया और सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। लेकिन उसी दौरान सेफ हाउस में एक बड़ी मुसीबत आ गई। रात के वक्त जब बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी वहां मौजूद एक आदमी चुपके से उठा और उसने जाकर खिड़की का पर्दा हटा दिया। बाहर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जो आदमी को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी खूबसूरती को देखते ही आदमी की हवस जाग उठी। उसने बिना एक पल सोचे खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लिया। उसे क्या पता था कि उसकी यही बेवकूफी पूरे टाउन पर एक नई आफत बनकर टूटने वाली है। जैसे ही दोनों करीब आए, उस खूबसूरत लड़की का असली चेहरा सामने आ गया। उसके हाथों से नुकीले नाखून निकल आए और अगले ही पल उसने आदमी की जीभ काट ली। आदमी को मारने के बाद भी वह वहीं नहीं रुकी। वह फिर से इंसानी शक्ल में लौट आई, लेकिन अगला शिकार ढूंढने के बजाय उसने एक एक करके घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी, ताकि बाकी राक्षस भी आराम से अंदर आ सकें। उधर घर के अंदर सोए लोग अभी भी आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर थे। तभी कमरे के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज सुनकर मैरी घबराई हुई अंदर देखने गई, लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, तभी अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अब साफ था कि वह राक्षसों के जाल में फंस चुकी थी। उधर नीचे लोग अब भी बातों में लगे हुए थे कि तभी खून की एक बूंद सीधे गंजे आदमी पर जा गिरी। वह गाली देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ऊपर खड़े उस भयानक राक्षस पर पड़ी। जैसे ही पता चला कि राक्षस सेफ हाउस में घुस आए हैं, तब पूरे घर में दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि राक्षस बिना किसी जल्दबाजी के आराम से उनका शिकार कर रहे थे। अब साफ था कि सेफ हाउस भी सुरक्षित नहीं रहा। इसीलिए लीडर ने तुरंत फैसला लिया कि जितने लोग बच सकते हैं उन्हें स्टीव तक पहुंचाया जाए। उधर एलिस अब भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। जब वह बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा सेफ हाउस तहस नहस हो चुका था और फर्श पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। एलिस कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक खून से लथपथ राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। गनीमत रही कि एलिस ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत खिड़की का शीशा तोड़ा और सीधे सेफ हाउस से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसका एक हाथ टूट गया। हालांकि बेहद तेज दर्द के बावजूद भी वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि पीछे कई राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अपनी दोस्त की मदद से एलिस किसी तरह भागकर एक छोटे से कमरे में छिप गया। अब उनके पास बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ ताबीज वाला पत्थर था, जो शायद उन्हें सुबह तक जिंदा रख सकता था। ठीक उसी वक्त टाउन में मौजूद स्टीव के सामने भी एक बड़ा राज खुल चुका था। दरअसल पादरी ने कबूल कर लिया कि सारा उसी की कैद में है और उसने खुद उसे छिपाकर बंद कर रखा है, क्योंकि सारा ही इकलौती इंसान है जो किसी तरह उन राक्षसों से बात कर सकती है। और हो सकता था कि वही इस मनहूस टाउन से निकलने का रास्ता भी जानती हो। पादरी की बातें सुनकर स्टीव एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जब दोनों दौड़कर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लीडर कुछ लोगों को लेकर टाउन पहुंच चुकी थी। उनके चेहरे देखकर ही साफ समझ आ गया कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उन्होंने बिना सवाल जवाब किए फौरन गाड़ी से लोगों को उतारा, लेकिन बाहर गहरा अंधेरा था। पादरी अभी अंदर लौट ही रहा था कि तभी एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। स्टीव ने तुरंत गोली चलाई और किसी तरह पादरी को घसीटकर घर के अंदर ले आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और कुछ ही पलों बाद पादरी ने वहीं दम तोड़ दिया।
देखते ही देखते सिर्फ एक ही रात में इस टाउन ने न जाने कितनी जिंदगियां निगल ली। अब स्टीव समझ चुका था कि इंतजार करने का मतलब सिर्फ और मौतें हैं। अगर उसे सबको बचाना है तो अब किसी भी कीमत पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। यही सोचकर स्टीव सीधे चर्च के तहखाने में पहुंचा, जहां सारा को कैद करके रखा गया था, क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। स्टीव अच्छी तरह जानता था कि टाउन की लगभग हर जगह तलाश ली जा चुकी है। बस एक वही जंगल बचा था जिसे सब मौत का अड्डा मानते थे। उसे यकीन था कि असली राज उसी के अंदर छिपा है, इसीलिए वह बिना किसी को बताए सारा को साथ लेकर सीधे जंगल के अंदर निकल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उन्हें पेड़ों पर ढेर सारी कांच की बोतलें लटकी हुई मिली। स्टीव उनमें से एक बोतल उतारकर देखने ही वाला था कि तभी उसके साथ आई लड़की अचानक तड़पने लगी। अगले ही पल उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह सीधे बेहोश होकर गिर पड़ी। अब स्टीव के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे मजबूरन वहीं रात गुजारने का फैसला करना पड़ा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वही जंगल राक्षसों का असली घर था। जैसे ही अंधेरा होता वे बाहर निकलते और इंसानों का शिकार शुरू कर देते। ऐसे में स्टीव के पास बस एक ही सहारा था, वह ताबीज वाला पत्थर जिसके भरोसे वह खुद को संभाले हुए था। तभी अचानक सारा को होश आया। उसने देखा कि स्टीव को एक बोतल मिल गई है जिसके अंदर कुछ अजीब से नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन सारा का ध्यान उन नंबरों पर बिल्कुल नहीं था। वह बार बार स्टीव से बस एक ही बात कह रही थी कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक जंगल के अंदर सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक कोई और चीज मौजूद है। इतना कहते ही बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल पूरी जमीन इतनी जोर से हिलने लगी कि दोनों ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। कुछ ही देर में सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन स्टीव ने जरा भी लापरवाही नहीं की। उसने फौरन ताबीज वाला पत्थर वापस अपनी जगह टांग दिया, ताकि अगर राक्षस आस पास हों तो वे अंदर न घुस सकें। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर अभी भी गहरी रात थी। फिर भी अचानक एकदम से चारों तरफ एक अजीब रोशनी फैल गई। ये किसी नॉर्मल टॉर्च या लैंप की रोशनी नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। सुबह होते ही स्टीव सुराग ढूंढने बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरे इलाके में चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हालत ऐसी थी कि रास्ता पहचानना भी मुश्किल हो गया। इसलिए वह पिछली रात की याद के सहारे उसी जगह की तरफ बढ़ा जहां से वह रहस्यमयी रोशनी आई थी। तभी अचानक उन्हें पास से किसी की चीख सुनाई दी। स्टीव बिना एक सेकंड गवाए उधर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि मदद के लिए पुकारने वाली कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी अपनी मरी हुई पत्नी थी। नहीं, नहीं, नहीं। जैसे तैसे स्टीव अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचते ही झाड़ियों से ढेरों मकड़ियां बाहर निकल आईं। पल भर में वे उस पर टूट पड़ी और कई मकड़ियां उसके कपड़ों और शरीर पर चढ़ गईं। वह जैसे तैसे खुद को छुड़ाता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन मकड़ियों में से एक उसे काट चुकी थी। उधर टाउन में भी लोग खाली नहीं बैठे थे। जेड और बाकी लोगों ने तय किया कि एक ऊंचा टावर बनाकर रेडियो का सिग्नल और दूर तक भेजा जाए, ताकि बाहर की दुनिया से संपर्क हो सके। काफी मेहनत के बाद आखिरकार टावर तैयार हो गया और रेडियो ने सिग्नल पकड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन तभी मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। अब साफ था कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है। वक्त बहुत कम बचा था, इसलिए बाहर की दुनिया से तुरंत संपर्क करना जरूरी था। लेकिन जिम जितनी बार भी रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता, फिर भी उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। ऊपर से मौसम भी तेजी से बिगड़ता जा रहा था। अब लगने लगा था कि शायद ये कोशिश भी बेकार जाएगी। लेकिन तभी अचानक रेडियो से आवाजें आने लगी। जिम ने फौरन सामने वाले से मदद मांगी, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। उसने अपना नाम तक नहीं बताया था, फिर भी रेडियो पर मौजूद शख्स उसका नाम जानता था। उधर जंगल में स्टीव और सारा आखिरकार उस रहस्यमयी रोशनी तक पहुंच चुके थे। दरअसल वो रोशनी एक पुराने लाइट हाउस से आ रही थी। दोनों को लगा कि शायद इसी जगह उनके सारे सवालों का जवाब छिपा है। लेकिन तभी स्टीव के शरीर में फैले जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वह एक कदम भी आगे बढ़ाने लायक नहीं रहा। मजबूरी में उसने सारा से कहा कि वो उसे यहीं छोड़कर अकेले आगे बढ़ जाए। उसका मानना था कि अगर सारा जिंदा टाउन लौट गई तो बाकी लोगों को इस लाइट हाउस के बारे में बता सकेगी। लेकिन सारा ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और वहीं कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। तभी सारा की नजर एक बार फिर उस सफेद कपड़ों वाले रहस्यमयी लड़के पर पड़ी। इस बार वह पास मौजूद एक खोखले पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था, मानो बता रहा हो कि फिलहाल बचने का रास्ता वहीं छिपा है। सारा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने घायल स्टीव को उठाया और किसी तरह उसे उस पेड़ तक ले गई। लेकिन जैसे ही स्टीव उसके अंदर घुसा, अगले ही पल वह सीधा एक अंधेरी और सुनसान गुफा में जा पहुंचा। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो है कहाँ। उसने कांपते हाथों से लाइटर जलाया और जैसे ही आसपास नजर दौड़ाई, तब उसका कलेजा बैठ गया। वह अब टाउन के किसी और ही हिस्से में पहुंच चुका था। स्टीव लगातार सारा को आवाज देता रहा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है, तभी अचानक टाउन में लोगों से भरी एक नई बस आ पहुंची।
और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ हमारी कहानी का पार्ट 1 यहीं खत्म हो गया। अब जो पार्ट 2 होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टाउन में मौजूद कुछ ऐसे खौफनाक राज सामने आएंगे जो वहाँ मौजूद लोगों की रूह कपा देंगे। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। और बाकी आप समझदार हो। बाय।